विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ वन लाइनर्स। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हम पढ़ेंगे। तो वन लाइनर पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं, भारतीय गाय को जेबू कैटल भी कहते हैं। जेबू कैटल भी कहते हैं। भारतीय गाय को क्या कहते हैं? जेबू कैटल। तो भारतीय गाय, गाय दो प्रकार की होती है, एक तो विदेशी गाय और एक भारतीय गाय। विदेशी गाय जो एक्जोटिक कैटल होती है उसको बॉस टॉरस बोलते हैं, और भारतीय गाय को बॉस इंडिकस बोलते हैं। भारतीय गाय को क्या कहते हैं? बॉस इंडिकस, इंडियन कैटल, इसको बोलते हैं बॉस इंडिकस। और जो विदेशी गाय होती है, एक्जोटिक कैटल, इसको बोलते हैं बॉस टॉरस। भारतीय गाय देसी गाय जिस पर हम्प पाया जाता है, और विदेशी गाय में हम्प अनुपस्थित होता है। भारतीय गाय विविध तापमान को सहन कर लेती है, बीमारियां भारतीय गाय में कम होती है, डिजीज रेसिस्टेंट पावर ज्यादा होता है, और कम खर्चे में, यानी फीड कॉस्ट जो है कम होती है, कम खा करके अधिक उत्पादन, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन देने में सक्षम होती है। जो बॉस इंडिकस होती है, इंडिया की काऊ, A2 श्रेणी का दूध प्राप्त होता है जो अच्छा होता है भारतीय गाय से। और विदेशी गाय जो एक्जोटिक कैटल होती है उससे A1 श्रेणी का मिल्क मिलता है। यह दूध, यानी विदेशी गाय का दूध, विभिन्न मानव की बीमारियों जैसे हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों को प्रेरित करता है। यानी भारतीय गाय का दूध अच्छा माना जाता है, A2 श्रेणी का होता है। अगला हम वन लाइनर जो पॉइंट पढ़ेंगे, सुअर को आहार में वसा की अधिक आवश्यकता होती है। वसा की अधिक आवश्यकता होती है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। सुअर को खाने में, यानी फीड के अंदर ज्यादा मात्रा में फैट चाहिए, क्योंकि सुअर के शरीर में फैट ज्यादा संग्रहित होती है, ज्यादा स्टोर होती है, वसा ज्यादा संग्रहित होती है। तो सुअर को आहार में अन्य पशुओं की तुलना में अधिक मात्रा में फैट की आवश्यकता होती है। सुअर को आहार में फैट की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हम वन लाइनर पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। सुअर की जो चर्बी होती है उसको क्या कहते हैं? लार्ड कहते हैं। और सुअर की चर्बी का उपयोग इमोलिएंट के रूप में किया जाता है। त्वचा पर जो जलन होती है उसको कम करने में, या विभिन्न त्वचा संबंधी बीमारियों में उपयोग में आती है सुअर की चर्बी। सुअर की जो फीड कॉस्ट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण यह भी है कि सुअर के आहार में ज्यादा मात्रा में फैट चाहिए, इसलिए भी सुअर की जो फीड कॉस्ट होती है अन्य पशुओं की तुलना में ज्यादा होती है। 70% सुअर की फीड कॉस्ट होती है। फीड कॉस्ट का मतलब होता है संपूर्ण जो खर्चे होते हैं उनमें खाने का खर्चा, फीड का खर्चा कितना आया, उसको फीड कॉस्ट बोलते हैं। पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ने पर, पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ने पर दुग्ध वसा घटती है। दुग्ध वसा घटती है। तो दुग्ध उत्पादन और जो दूध का उत्पादन या दुग्ध उत्पादन और जो वसा है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पशु में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा,
तो दूध में फैट की मात्रा घटती है। इसलिए जो ज्यादा दूध देने वाली गायें होती हैं, सबसे ज्यादा दूध देती है एचएफ गाय, होलिस्टीन गाय जो विदेशी गाय है, एक्जोटिक ब्रीड है काऊ की। तो एचएफ गाय के दूध में सबसे कम वसा इसलिए पाई जाती है कि एचएफ गाय का दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है। तो दुग्ध उत्पादन जब बढ़ता है तो दुग्ध की वसा घट जाती है। अगला जो वन लाइनर हम पढ़ेंगे, चौथा, वो ये है कि पित्त, पित्त रस जो होता है, पित्त रस यानी जिसको हम बाइल बोलते हैं, बाइल में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, में एंजाइम नहीं पाए जाते। पित्त या बाइल क्या होता है? लीवर के अंदर एक छोटा सा थैलीनुमा अंग होता है जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर या पित्ताशय बोलते हैं, जिसके अंदर पित्त इकट्ठा होता है, बाइल इकट्ठा होता है। बाइल या पित्त का निर्माण हेपेटोसाइट्स में होता है, लीवर की कोशिकाओं में होता है, यकृत की कोशिका में होता है, और वहां से स्टोर होकर के और गाल ब्लैडर में भरता है। गाल ब्लैडर कई जंतुओं में नहीं पाया जाता, जैसे ऊंट में, घोड़े में, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनमें नहीं पाया जाता, पित्ताशय अनुपस्थित होता है। बात करें हम, कभी कभी पित्ताशय के अंदर स्टोन या पथरी बन जाती है जिसको गाल स्टोन कहते हैं। पित्ताशय में जो पथरी बन जाती है उसको क्या कहते हैं? गाल स्टोन बोलते हैं। गाल स्टोन का मतलब हो गया गाल ब्लैडर की स्टोन। और जो पित्त रस होता है, इसके अंदर जो भरा हुआ होता है बाइल जूस, बाइल जूस में वर्णक पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स, जिनको कहते हैं बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। और पित्त लवण पाए जाते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट। और जो बाइल होता है इसकी जो पीएच क्षारीय होती है, एल्केलाइन होती है। और पित्त का कार्य होता है वसा का पायशीकरण करना, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, फैट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे फैट का डाइजेशन आसानी से होता है। तो फैट का डाइजेशन करने में बाइल या पित्त हेल्प करता है। अगला वन लाइनर पॉइंट हम पढ़ते हैं, पांचवा। सुअर की प्रजाति को, सुअर की प्रजाति को पोर्साइन कहते हैं, पोर्साइन कहते हैं। तो सुअर की प्रजाति को पोर्साइन कहते हैं। इससे कई चीजें क्लियर होंगी। सुअर की प्रजाति को बोला जाता है पोर्साइन, तो यहां से अन्य बातें क्या क्या निकली? एक तो सुअर की प्रजाति को हमने बोल दिया पोर्साइन, या इसे स्वाइन भी बोला जाता है, स्वाइन या पोर्साइन। दूसरा पॉइंट निकला कि भैंस की प्रजाति को क्या कहते हैं? तो भैंस की प्रजाति को कहते हैं बुबेलाइन, बुबेलाइन। तीसरा पॉइंट निकला कि बकरी की प्रजाति को क्या कहते हैं? तो बकरी का जो वंश होता है कैप्रा, तो कैप्राइन कहते हैं। चौथा जो पॉइंट निकला भेड़ का, तो भेड़ की जो प्रजाति होती है उसको कहते हैं ओवाइन, ओवाइन। भेड़ का नाम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है ओविस एरिस, बकरी का नाम होता है कैप्रा इरकस, और भैंस का होता है बुबेलस। तो यहीं से ये वंश के नाम लिए गए हैं। भेड़ के बाद हम बात करें खरगोश की, तो खरगोश की प्रजाति को कहा जाता है लेपाइन, लेपाइन कहा जाता है। खरगोश के बाद हम बात करें कुत्ते की, तो कुत्ते की जो प्रजाति होती है या फिर इसका वंश का नाम होता है वो कैनाइन, कैनाइन, कैनिडी फैमिली में आता है ये कैनाइन। बिल्ली की बात करें हम, तो बिल्ली को कहा जाता है फेलाइन, फेलाइन कहा जाता है बिल्ली को। इसके बाद हम बात करें पालतू पक्षी की, बात करें हम जैसे मुर्गी की, तो मुर्गी को गैलाइन कहा जाता है, गैलिनी, गैलस, गैलस, गैलाइन कहा जाता है। अगर हम घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े को इक्वाइन, इक्वाइन कहा जाता है, इक्वाइन, EQUINE।
UINE। इक्वस कैबेलस होता है घोड़ा, इक्वाइन। तो घोड़े की प्रजाति को क्या कहते हैं? इक्वाइन। तो इस तरह से विभिन्न जानवरों को इनके वंश के हिसाब से इनके प्रजातियों इसमें ग्रुप्स में वर्गीकृत किया जाता है। तो सुअर की प्रजाति को पोर्साइन और स्वाइन दोनों कहते हैं। बिल्ली की प्रजाति को फेलाइन कहते हैं, मुर्गी को गैलाइन कहते हैं, घोड़े को इक्वाइन कहते हैं। कुत्ते की प्रजाति को कैनाइन, घोड़े की को लेपाइन, इस खरगोश की को लेपाइन, भेड़ की को ओवाइन, बकरी कैप्राइन। तो अगर बात करें गाय की को, तो गाय भैंस की प्रजाति को क्या कहते हैं? बोवाइन। बोवाइन, बोवाइन। तो एक प्रश्न से हमारे कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये वाला पॉइंट है जो सुअर की प्रजाति को क्या कहते हैं? पोर्साइन कहते हैं। इसको हमने क्लियर किया। इसके बाद अगला जो वन लाइनर पॉइंट हम पढ़ेंगे, छठा, विषाणु कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है, वायरस। विषाणु कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो यहां से एक प्रश्न तो ये निकलता है कि भाई कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दी थी स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दी थी? स्लाइडेन और स्वान ने। और विषाणु जो है वायरस, इसको फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि विषाणु में कोशिका होती ही नहीं है। विषाणु अकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एसेल्यूलर, एसेल्यूलर, अकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय। विषाणु में होता भी क्या है? विषाणु में चारों तरफ जो प्रोटीन का आवरण होता है उसे कहते हैं कैप्सिड। ये तो होता है प्रोटीन का आवरण, और उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। अगर आरएनए होता है तो वो दो प्रकार से हो सकता है, एसएसआरएनए और डीएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए। डीएनए भी वही सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ज्यादा पाया जाता है। और विषाणु जो होता है इस पर कोई एंटीबायोटिक्स कार्य नहीं करती, यानी एंटीबायोटिक्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। क्यों? कि कारण यह है कि इसमें ना तो सेल वॉल होती, ना सेल मेम्ब्रेन होती, ना राइबोसोम होता। तो जैसे जो एंटीबायोटिक्स की क्रियाविधि होती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो कि जीवाणुओं के ऊपर प्रभावी होते हैं, जीवाणुओं को मारते हैं। कीमोथेरेपी में हम प्रतिजैविक उपयोग में लेते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए। तो ये विषाणु जनित बीमारियां हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, प्रतिजैविक औषधियों को दिया जाता है। विषाणु की खोज इवेनोवस्की ने की थी, जो सबसे पहले टीएमवी वायरस खोजा था, जो कि एक पादप वायरस था। और जंतु वायरस में सबसे पहले खोजा गया जंतु वायरस एफएमडी का वायरस था, जो जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस भी है। खुरपका मुंहपका का वायरस, जिसको एफ्थस वायरस या पिकोरना वायरस भी कहते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा वायरस है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस डीएनए वायरस है। तो हमने ये विषाणु वाला पॉइंट क्लियर किया कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अगला पॉइंट है कि वैक्सीन शब्द किसने दिया? वैक्सीन शब्द दिया था एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन शब्द एडवर्ड जेनर ने दिया। तो ये जो वैक्सीन शब्द है, ये मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था, जो एक एग्जाम में पूछा गया था, पटवारी वाली में। वैक्का से लिया गया है। वैक्का का मतलब होता है गाय या काऊ। तो वैक्सीन वर्ड जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले काउपॉक्स के टीके का आविष्कार किया था, जो कि दुनिया में पहली वैक्सीन थी, काउपॉक्स की वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने ही इसकी
खोज की थी। अगला पॉइंट हम वन लाइनर पढ़ते हैं। सुअर के जो कड़े मजबूत बाल होते हैं उनको ब्रिस्टल्स कहते हैं। सुअर के शरीर पर कड़े व मजबूत बाल ब्रिसल्स कहलाता है, ब्रिसल्स कहलाते हैं। तो ये क्या वन लाइनर हुआ? सुअर के शरीर पर जो कठोर कड़े मजबूत बाल होते हैं उनको ब्रिस्टल्स कहते हैं। ये ब्रिसल्स का उपयोग, ये एक एनिमल बाय प्रोडक्ट का उदाहरण है। एनिमल बाय प्रोडक्ट, हम मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है पशु एवं पशुओं के उत्पाद। तो पशुओं के उत्पाद में हम उसमें दूध पढ़ते हैं, मांस पढ़ते हैं, ऊन पढ़ते हैं। इस प्रकार का एक ये सुअर का उत्पाद भी है ब्रिस्टल्स। इसका उपयोग क्या करने में किया जाता है? ब्रश बनाने में किया जाता है। अगला जो वन लाइनर पॉइंट है, घोड़े की गर्दन पर जो बाल पाए जाते हैं, घोड़े की गर्दन पर जो बाल पाए जाते हैं, गर्दन पर लंबे बाल पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? जिनको मेन कहते हैं, मेन, जिन्हें मेन कहते हैं, MENE, मेन कहते हैं। तो ये भी पूछने लायक प्रश्न है, मेन किसे कहते हैं, ब्रिसल्स किसे कहते हैं, या वैक्सीन शब्द किसने दिया? ब्रिसल्स जो होते हैं मैंने बता दिए, अब मैं मेन बताने वाला हूं। घोड़े की नेक पर, गर्दन पर इस तरह से लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, इस तरह से लहरदार बाल पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये मेन कहलाते हैं। नेक पर जो बाल होते हैं लंबे लंबे, यहाँ पर, उनको मेन कहा जाता है। और इनसे क्या है, घोड़ा काफी सुंदर दिखाई देता है। अगला हम वन लाइनर पढ़ते हैं कि माउंटिंग क्या होती है। माउंटिंग, माउंटिंग, माउंट का मतलब होता है चढ़ना, और माउंटिंग का मतलब होता है नर पशु का, नर पशु का एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, मादा पशु के पश्च भाग पर, नर पशुओं के अग्रपाद को ऊंचा करके मादा पशु के ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? माउंटिंग कहलाता है। जैसे हम क्लाइंबिंग करते हैं तो अग्र भाग जो है ऊंचा होता है, तो ये भी एक माउंटिंग में, मीटिंग में माउंटिंग एक प्रक्रिया होती है। माउंटिंग के बाद जो आगे प्रोसेस होती है मीटिंग की, तो माउंटिंग का मतलब है नर पशु द्वारा मादा अग्रपाद ऊंचे कर, यानी फोरलिम्स, अग्रपाद ऊंचे कर मादा पशु पर चढ़ना क्या कहलाता है? माउंटिंग कहलाता है। एक इसी प्रक्रिया में एक फ्लेमान रिएक्शन भी आती है। फ्लेमान रिएक्शन से पशु डिटेक्ट करता है, नर पशु की जो मादा है उसके फिरोमोन्स को डिटेक्ट करता है, और ये बताता है या ये प्रदर्शित करता है कि मादा पशु वास्तव में हीट में है कि नहीं है। तो फ्लेमान रिएक्शन में मजल का जो ऊपरी होंठ है या मजल है उसको सूर्य की तरफ, पहले वल्वा को सूंघेगा, फिर सूर्य की तरफ देख करके, और उसको मजल को सिकोड़ता है। तो ये फ्लेमान रिएक्शन। और एक और प्रक्रिया होती है इसमें मीटिंग के पहले, स्निफिंग। तो नर पशु द्वारा मादा पशु की वल्वा को सूंघना, वो स्निफिंग कहलाता है, स्निफिंग। तो ये स्निफिंग की क्रिया भी अपनाई जाती है। स्निफिंग, स्निफिंग मतलब नर पशु द्वारा मादा पशु के वल्वा को सूंघना। तो ये भी एक वन लाइनर हो गया कि भाई स्निफिंग क्या होती है, नर पशु द्वारा मादा के वल्वा को सूंघना क्या है, स्निफिंग कहलाती है। तो 11 हमने वन लाइनर पढ़े। इसके बाद अगला वन लाइनर हम लेंगे, राजस्थान का भारत में पशु संपदा में द्वितीय स्थान है।
सबसे ज्यादा पशु संपदा उत्तर प्रदेश में है और द्वितीय नंबर पे पशु संपदा राजस्थान में। अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पर राजस्थान में। और हम बात करें भैंसों की संख्या में तो भी वहां पर भी राजस्थान का द्वितीय स्थान है यूपी के बाद। तो पशु संपदा में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। किसमें? एनिमल की संख्या में या फिर पशु संपदा में हम कह सकते हैं दूसरा स्थान है। अगला पॉइंट हम इसमें वन लाइनर पढ़ेंगे। रेगिस्तान के लिए सबसे अनुकूल जो गाय की नस्ल है वो है थार पारकर। थार पारकर जो नस्ल है जिसका जो प्रजनन केंद्र है कहाँ है? चांदन में। चांदन जैसलमेर में है। चांदन वैसे भी फेमस है। थार को पारकर, थार पारकर यानी थार शब्द है यानी थार का मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान की जो रेगिस्तान में सर्वाधिक अनुकूल गाय की नस्ल, अनुकूल मतलब ज्यादातर वहां का एडेप्टेशन है इसमें। अनुकूल गाय की नस्ल कौन सी है? थार पारकर। थार पारकर। तो थार पारकर जो है रेगिस्तान के लिए सबसे अच्छी नस्ल है जो वहां पर एडेप्टेशन उसमें ज्यादा है थार पारकर में, यानी अनुकूलन ज्यादा है और गायों की तरह। और एक रेगिस्तान की संरक्षित नस्ल या डेजर्ट कंजर्व ब्रीड है वो है हरियाणा। तो साथ ही साथ हम उसको भी लिख लेते हैं, डेजर्ट कंजर्व ब्रीड या रेगिस्तान की संरक्षित नस्ल। रेगिस्तान की संरक्षित गोवंश की नस्ल, गोवंश की नस्ल, गोवंश मतलब कैटल, वो है हरियाणा। हरियाणा को डेजर्ट कंजर्व ब्रीड भी कहा जाता है। तो ये हो गए हमने पढ़े 14 वन लाइनर। इसके बाद अगला वन लाइनर बकरी और भेड़, बकरी क्रॉस भेड़। बकरी और भेड़ के जो प्रजातीय संकरण है, ये अगर हम मेल लें और ये हम फीमेल लें तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो कहलाएगी गीप। गोट क्रॉस सीप, गोट क्रॉस सीप इज इक्वल टू गीप। गीप क्या है? ये संतति है। कैसी संतति है? प्रजातीय संकरण की संतति। क्या होता है प्रजातीय संकरण? दो अलग अलग लेकिन निकट संबंधी प्रजातियों में आपस में जो क्रॉस करवाया जाता है और उससे जो संतति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रजातीय संकरण की संतति कहते हैं। ये संतति क्या होती है? बंध्य होती है, स्टेराइल होती है। जैसे घोड़ी और गधे के द्वारा खच्चर बनता है और जो हिन्नी बनती है, हिन्नी में गधी और घोड़ा होता है। तो ये जो प्रजातीय संकरण है, चूंकि ये दोनों प्रजातियां अलग अलग हैं लेकिन इनमें वंश का नाम समान है। जैसे घोड़े का नाम होता है इक्वस कैबेलस और गधे का नाम होता है इक्वस एसिनस। तो मिलती जुलती प्रजातियां, इसलिए इनमें क्रॉस, नेचुरल क्रॉस संभव है, प्राकृतिक संकरण संभव है। और जो प्रजातीय संकरण है वो आउट ब्रीडिंग की उच्चतम सीमा होती है। अधिकतम आप दो विभिन्न प्रजातियों में क्रॉस करा सकते हो, लेकिन वो दोनों प्रजातियां आपस में लगभग निकट संबंधी होनी चाहिए, तभी क्रॉस हो सकता है। तो बकरी और भेड़ के अगर क्रॉस, ये क्रॉस जो है सामान्य रूप से नहीं हो पाएगा, ये विशेष टेक्निक के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बकरी और भेड़ के क्रॉस से क्या क्या प्राप्त होती है संतति? गीप। अगला हम पॉइंट लिखते हैं
सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट की बात करें तो बताइए कौन सी बीमारी में लिम्फोसाइट नष्ट होते हैं या लिम्फोसाइट को नष्ट करता है वायरस? तो एक बीमारी होती है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट में इस बीमारी, इस डब्ल्यूबीसी को की संख्या कम हो जाती है। रिंडरपेस्ट में ये नष्ट होती है। रिंडरपेस्ट वायरस जो होता है, पैरामिक्सो वायरस, वो इस डब्ल्यूबीसी को नष्ट करता है। आरपी में नष्ट होती है या इनको कम कर दिया जाता है, नष्ट होती है। बात हम कर रहे हैं सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। तो बताइए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? वो होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है, और लिम्फोसाइट का जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों ही एग्रेन्युलोसाइट का उदाहरण है। एग्रेन्युलोसाइट यानी एक कणिकामय डब्ल्यूबीसी का उदाहरण है। डब्ल्यूबीसी शरीर की सुरक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी के लिए ल्यूकोवर्ड उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट सफेद के लिए ल्यूकोवर्ड यूज किया जाता है। तो इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि ल्यूकीमिया कहलाती है। ल्यूकीमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। और इनकी संख्या में कमी ल्यूकोपीनिया कहलाती है। वैसे डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी तीन प्रकार की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो कब कब ये बढ़ जाती है वो और बता देते हैं साथ के साथ। एलर्जी और परजीवी संक्रमण में एसिडोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। कैंसर की स्थिति में बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। और मवाद वाले यानी पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की संख्या कब बढ़ती है? जब जब कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, जैसे टीबी हुआ, जोनीज डिजीज हुई, तो पैराट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसकी संख्या बढ़ जाती है? ऐसी कंडीशन में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। तो हमने ये 16वां पॉइंट किया कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? लिम्फोसाइट। अगला वन लाइनर महत्वपूर्ण है। जो सांड होता है बुल, सांड में शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन 63 दिन में संपन्न होता है। 63 दिन में पूर्ण होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हुई कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बुल के अंदर कितना समय लगता है? 63 डेज, 63 दिन लगते हैं। अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें, सांड में, तो वैसे ही एक पॉइंट और बनता है यहां से। जो टीजर बुल होता है, टीजर बुल को प्रजनन के अयोग्य किस प्रकार बनाया जाता है? तो उसकी वसक्टोमी कर दी जाती है, वसा डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो वसा डिफरेंस को काट करके टीजर बुल तैयार किया जाता है। टीजर बुल का सिर्फ इतना ही कार्य होता है कि समूह में जो एस्ट्रस में आई हुई मादा है, जो हीट में आई हुई मादा है, उनकी पहचान करना। तो टीजर बुल द्वारा, टीजर बुल कैसा होता है? वैसेक्टोमी किया हुआ बुल होता है। वसक्टोमी किया हुआ सांड होता है, किया हुआ सांड होता है टीजर बुल। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? इस टीजर बुल का उपयोग हीट डिटेक्शन में किया जाता है। हीट डिटेक्शन, हीट डिटेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हम लिखते हैं, वन लाइनर पॉइंट्स चल रहे हैं। सोनाडी भेड़, सोनाडी भेड़ के कान लंबे होते हैं जो चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। सोनाडी भेड़, और इसको क्या कहते हैं? चनौथर भी कहते हैं।
चनोतर के कान लंबे होते हैं। सोनाली भेड़ के कान लंबे होते हैं जो भेड़ के चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं। तो ये एक वन लाइनर पॉइंट हो गया कि सोनाली भेड़ के कान लंबे होते हैं। ये भेड़ दूध उत्पादन में भी अच्छी होती है। उदयपुर क्षेत्र में या मेवाड़ क्षेत्र में ये पाई जाती है सोनाली भेड़। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं हम, अगला, भेड़ की ऊन उतारना। भेड़ की ऊन या ऊन का आवरण, शरीर पर ऊन का आवरण क्या कहलाता है? शरीर पर ऊन का आवरण, तो भेड़ के शरीर पर ऊन का आवरण कहलाता है फ्लीस, फ्लीस कहलाता है। और इस ऊन को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊन को काटना या हटाना कहलाता है शियरिंग, शियरिंग। और जो गंदी ऊन होती है पश्च भाग में, जो भेड़ की पूंछ के आसपास, और जो गंदी ऊन होती है जो गोबर में मिश्रित होती है या जो यूरिन और जो अपशिष्ट पदार्थों के कारण खराब हो जाती है, तो गंदी ऊन को काटना क्या कहलाता है? गंदी ऊन को काटना वो कहलाता है डैगिंग, डैगिंग, डैगिंग। और पूंछ के आसपास से जो ऊन काटी जाती है उसे कहते हैं क्रचिंग। और प्रजनन ऋतु में मेंढे के पेनिस के आसपास से जो ऊन हटाई जाती है उसको कहते हैं रिंगिंग। तो मेंढे के पेनिस के चारों ओर से ऊन हटाना वो कहलाता है रिंगिंग, रिंग शेप में रिंगिंग। और भेड़ की आंखों, भेड़ या मेंढे की आंखों के चारों ओर से, आंखों के चारों ओर से ऊन हटाना ये कहलाता है आइंग। भेड़ में सबसे अच्छी ऊन पाई जाती है कंधे के क्षेत्र में, शोल्डर रीजन में। और आंखों के चारों ओर से वूल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए आंखों के चारों ओर गोलाकार वृत्ताकार क्षेत्र में ऊन को काट दी जाती है जिसको कहते हैं आइंग। और ये किसको रोकने के लिए की जाती है? ये वूल ब्लाइंडनेस, वूल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए, रोकने के लिए, यानी ऊन का अंधापन रोकने के लिए। ऊन के बारे में हम बात करें तो ऊन एक टेक्सटाइल रेशा है जिसमें क्रिम्पनेस का गुण पाया जाता है। इस प्रकार से लहरदार गुण पाया जाता है। और लहरदार गुण के कारण ऊन सर्दी से सुरक्षा करती है। ऊन के अंदर वायु की एक लेयर समा जाती है, अंदर हवा भरी हुई होती है जो एक कुचालक परत का कार्य करती है। इसीलिए सर्दी में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि जो एयर भरी रहती है, एयर एक कुचालक परत का कार्य करती है जो बाहर के वातावरण से सेपरेट करती है। ऊन की वृद्धि के लिए कॉपर और सल्फर आवश्यक है। ऊन के ऊपर एक मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है, एक वसप की परत होती है जिसको लेनोलिन कहते हैं, लेनोलिन। ऊन पानी को अवशोषित करके अपने वजन से 3 गुना तक जल अवशोषित कर लेती है ऊन, जबकि बालों में पानी अवशोषित नहीं होता, ऊन में पानी अवशोषित हो जाता है। इसीलिए जो ऊनी कपड़े उनको हम पानी में डुबोते हैं। तो और कॉपर की कमी से एक रोग हो जाता है स्टीली वूल डिजीज, यानी ऊन का लहरदार गुण समाप्त हो जाता है। तो काफी सारी बातें हैं। और राजस्थान जो है भारत में लगभग 36% ऊन उत्पादित करता है। भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है।
तो ये बातें हम और जारी रखेंगे। 20 पॉइंट हमने किए, जैसे समय मिलेगा आपको वन लाइनर्स पढ़ाए जाएंगे। रेगुलर आप इसी प्रकार से YouTube पर फ्री वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।